हाँ, नमस्कार, नमस्ते। आवाज नहीं आई? कोई आपसे जब सामने वाला यदि नमस्कार करता है तो नमस्कार, नमस्ते। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, आई फिर से गुड आफ्टरनून। ठीक है ना, अंग्रेजी में गुड आफ्टरनून। और जैसे अपन और नमस्कार नमस्ते तो हम कभी बोल सकते हैं। अंग्रेजी देखो, हिंदी के अंदर एक खास बात है, आप नमस्कार नमस्ते कभी बोल सकते हैं आप। लेकिन अंग्रेजी में क्या है कि आप सुबह गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है ना, शाम को कुछ और बोलेंगे। तो मैं परम आदरणीय प्रिंसिपल साहब और सभी शिक्षक गण, मैं इनको सभी को सादर नमस्कार करता हूं। और सभी मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में आपको बताना चाहूंगा। पहले तो सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब का और हमारे जो ओम प्रकाश जी सर हैं, उन्होंने मुझे यहाँ के लिए बुलाया। काफ़ी दिन से वो बोल रहे थे कि हमारे स्कूल में आपको जाना है। तो आज अभी मैं सोहला से आ रहा था और अभी बीच में मुझे नाथरी में दिया था वहाँ शॉर्ट स्पीच। तो मैं क्या कि मेरा जो काम है, मैं थोड़ा सा मेरे बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम दीपराम महावर है और वैसे मैं रहने वाला मैं करौली डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर एक तहसील है टोड़ा भीम, और वहाँ एक गांव है छोटा सा, जैसे कि ऐसा ही गांव है जौन, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर मैंने एक कमिटमेंट किया। एक अंग्रेजी के अंदर दो शब्द है, प्रॉमिस और कमिटमेंट। प्रॉमिस का मतलब समझते हैं आप? क्या है? वादा करना। और कमिटमेंट का मतलब बोलना। ऐसा वायदा जिसको तोड़ा ना जा सके। ऐसा वायदा क्या है? तोड़ा ना जा सके। हम में से ज्यादातर जो है, मोर देन 99% लोग क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रॉमिस, कमिटमेंट। तो मैं आज आपको यहाँ केवल ये बताने आया हूँ कि आपको प्रॉमिस की बजाय आपको क्या करना है? कमिटमेंट करना है। क्या करना है? और आपने लाइफ में जो सोचा है वो आपको क्या करना है? उसको करके दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरे बारे में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक खुद एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पर जो आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये सब, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैं शिक्षक गणों के बारे में बोलना चाहूंगा, जिसको अंग्रेजी में हम टीचर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं। नहीं, फिर सृष्टि, जो हमारा जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, इसका निर्माण किसने किया है? किसने किया है? भाई भगवान ने किया है ना। भाई ब्रह्मा कौन है? भगवान ही है। ठीक है, तो कहने वाला आपको नॉलेज है कि सृष्टि का पूरे जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण किसने किया है? तो ऐसा कहते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत भी है कि भगवान से भी बड़ा जो कद है वो किसका है? गुरु जी का। किसका है? गुरु का। तो जब भगवान ने क्या है कि एज ए दूत बनाकर, एज ए भगवान बनाकर इस दुनिया के अंदर किसको भेजा? शिक्षक को भेजा। किसको भेजा? शिक्षक को। तो शिक्षक कौन है उसके बारे में मैं इन शिक्षक गणों से तो ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो आपके सामने मैं जो बोल रहा हूँ, केवल और केवल अपने गुरुजनों की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ यहाँ, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने गुरुजी हैं उनसे आप प्रेरणा लें और लाइफ के अंदर अब ऐसे बने जो भी आपने मन के अंदर आप सोचा है। तो कुछ मैं सफलता का सूत्री बताऊंगा आपको और कुछ मेरे बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं भी आप ही की तरह मैं सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ा हूँ। मैं सरकारी स्कूल के अंदर, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, कई बच्चे जो ये सोचते होंगे कि मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, उनके पास भी इतने पैसे नहीं है, मेरा फला जो दोस्त है वो प्राइवेट स्कूल में अंदर पढ़ता है, वो उसके अंदर पढ़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बच्चा किस स्कूल के अंदर पढ़ता है। और आपको मैं बात बता देना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं, जो गुरुजी हैं, उनसे ज्यादा टैलेंटेड प्राइवेट स्कूल में कदापि नहीं हो सकते। और ठीक है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका भी एक सपना है, उनका भी एक ख्वाहिश है सरकारी टीचर बनने की। तो कहने वाला आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, आप अपने आप को एक भाग्यशाली माने कि आप इतने टैलेंटेड जो टीचर हैं जो स्कूल के अंदर वो आपको। तो सबसे पहले शिक्षक, अभी यहाँ चलो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो शिक्षक क्या है? सी कौन सा सी? सलगम वाला है ना, वही है ना, वो छह और क्या है? कै। तो मैं गुरुजी से तो ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ। मैं तो क्या है, लर्नर का मतलब क्या है? सीखने वाला। रोजाना मैं सीख रहा हूँ, आपसे बच्चों से सीखता हूँ, टीचर से सीखता हूँ, सबसे मैं सीखता हूँ और उसी को मैं आपके सामने उसको मैं क्या करता हूँ? डिलीवर करता हूँ। तो सी का मतलब क्या है?
शिखर तक ले जाने वाला। क्या है सी का मतलब? शिखर तक, पहाड़ की चोटी। ठीक है ना। सी का मतलब क्या है? शिखर तक ले जाने वाला। और 6 का मतलब क्या है? क्षमा की भावना रखने वाला। 6 का मतलब क्या? मैं शुरू में क्या है कि टीचर्स के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा, उसके बारे में आगे अपनी चीजें चालू करूंगा मैं। तो 6 का मतलब क्या है? क्षमा की भावना रखने वाला। और क्या का मतलब क्या है? कमजोरियों को दूर करने वाला। क्या कौन है? कमजोरियों को दूर करने वाला। यदि हम शिक्षक की सही ढंग से हम परिभाषा दें, क्योंकि आप जब इंटरनेट पे, गूगल पे आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस अवेलेबल ऑफ द टीचर। इसका मतलब क्या निकला? गुरु जी की बहुत सारी परिभाषाएं उपलब्ध आपको मिलेंगी वहां। क्योंकि आजकल तो लोग शिक्षक से ज्यादा गूगल को, इनको महागुरु मानते हैं। हर चीजें वहां मिल जाती हैं। क्या चीजें मिल जाती हैं? यदि हम पूरे इसको सही ढंग से पूरा कंप्लीट करें तो शिक्षक कौन है? अपने शिष्यों की कमजोरियों को दूर कर कर और उनकी क्षमा भावना रखते हुए उनको सफलता के कहा ले जाए? शिखर तक ले जाए। वो कौन है? गुरुजन। तो आज मुझे आपको मेरे सामने कमिटमेंट करना होगा आपको कि कभी भी आप शिक्षक की, आप कभी भी उनकी आज्ञा का या उनके आदेश का कभी भी आप अवहेलना नहीं करेंगे। और इस दुनिया के अंदर केवल 3 ही प्राणी ऐसे हैं, तीन ही प्राणी ऐसे हैं जो कि हमारे इस समाज के 3 जो मुख्य जो स्तंभ है, स्तंभ समझते हैं आप, जिसको हम अंग्रेजी में पिलर भी बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग खड़ी है, जिसमें माँ और पिताजी और कौन है? शिक्षक। कौन है? शिक्षक। तो पहली जो है हमारी जीवन की जो पहली जो पाठशाला है वो कौन है? माँ। कौन है? माँ। तो जब इस सृष्टि का निर्माण किया गया तो उन्होंने एक अपना प्रतिरूप बना के हर घर के अंदर माँ को स्थापित किया। उन्होंने किसको किया? माँ को। जो हमारी पहली पाठशाला क्या है? माँ। फिर बाद में उन्होंने अपना प्रतिरूप किसको भेजा? गुरु को भेजा। यहाँ किसको भेजा? गुरु को। इसलिए हम कभी भी इनकी हम, और 3 ही ऐसे प्राणी है जो कभी भी, शिक्षक कभी भी हमेशा वो चाहता है कि मेरे पढ़े हुए बच्चे आगे कहा जाए? सफलता। क्योंकि उनकी बच्चों की सफलता में ही क्या है? उनकी खुशी है। देखिए आप दूसरे लोग देखते होंगे क्या करते हैं? ज्वेलेसी की भावना रखते हैं, जलन की, कि वो ऊपर कैसे पहुंच गया। ऐसा रखते हैं कि नहीं रखते? एक टीचर जो गुरु है वो हमेशा उसके मन में ऐसा रहता है, हमेशा ही वो प्यार से, प्रेम से, वो दया के, और आपके जो टीचर है, जो गुरु जी है, वो हमेशा ही, और जैसे हमारे सृष्टि का जो निर्माण है किसने किया है? भगवान ने किया है। ऐसे जो राष्ट्र का जो निर्माण करता है वो कौन है? शिक्षक है। कौन है? शिक्षक। और हमारे जो भावी, हमारे जो विकसित यदि राष्ट्र बनाना है, विकसित जिसके अंदर सुविधाएं उपलब्ध हो और अंदर जो करुणा है, दया है, भावना है, उसका जो निर्माण जो आगे की जो पीढ़ी जो तैयार करता है वो कौन करता है? कौन करता है? शिक्षक। तो सभी चीज का अल्टीमेटली हम यदि देखें तो आंसर कौन है? शिक्षक। यदि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप टीचर की आज्ञा का पालन करेंगे तो आपको सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं रोक सकता। तो कितने लोग हैं मेरे साथ? कमिटमेंट कितने लोग करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड। तो आप इस कमिटमेंट को तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे ना? नहीं। देखिए हमारे प्रिंसिपल साहब भी बैठे हैं, तो आप इनके सामने आपने वायदा किया है, यदि कभी मुझे वापस यहाँ मौका मिला आने का और मुझे ये सर यदि बताएंगे कि इन बच्चों ने वादा तोड़ा है, ठीक है ना, फिर आपकी खैर नहीं है फिर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको सफलता के सूत्र में आपको शेयर करना चाहूंगा यार। क्या है? सफलता के सूत्र। क्यों सफल होना चाहते हैं आप? तो बताइए कौन, किसने सबसे पहले टारगेट किसने बनाया कि मुझे ये बनना है? हाथ खड़ा करिए। वेरी गुड। आपने क्या सोचा है? वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। बैठिए आप बैठ के। इंजीनियर, वेरी गुड। आपने बैठ के बता दो। वेरी गुड। देखिए तो टीचर क्या है? टीचर एक जो महान जो टीचर है, हमेशा ही अपनी प्रेरणा से लोगों क्या करता है? प्रेरित करता है कि नहीं करता? तो आप देखिए सफलता का जो सूत्र है, वैसे तो सफलता के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे गूगल पे, इन पे, और अलग अलग लोगों के बताने के भी तरीके सबके अलग है, ठीक है ना। मेरा तरीका अलग है, सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सफलता का पहला जो सूत्र है वो है टारगेट। क्या है? टारगेट। टारगेट का मतलब लक्ष्य। अब देखिए जैसे आप एक बार थोड़ा सा खड़े हो जाइए आप। अभी जैसे बच्चियां खड़ी है चौराहे पे। क्या है? चौराहे। ठीक है ना। आपने इनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है? आपको कहाँ जाना है? अब इन बच्ची ने ऐसे बोल दिया कि पता नहीं मुझे कहाँ जाना है, पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो पहुंच सकती है कहीं? नहीं पहुंच सकती थे। ये पूरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन चौराहे पे खड़ी रही नहीं, लेकिन इन्होंने ये बोल दिया, आपसे पूछा इन्होंने, बोला आपने इनसे पूछा भी आपको कहाँ जाना है, आप कब से खड़े हैं यहाँ, ठीक है ना। आपने कई लोगों ने ऐसे देखा, आप इधर गए तब भी खड़ी हुई मिली और वापस आए तब भी खड़ी हुई मिली, लेकिन आपने उससे पूर्वक इनसे पूछ लिया कि आपको कहाँ जाना है, बैठ जाइए। तो आप इन्होंने पूछ लिया कि आपको कहा था, तो इन्होंने कहा कि मुझे ढूंढिया गांव से मुझे कहाँ जाना है? जयपुर जाना है। कहाँ जाना है? जयपुर।
तो आपने इनको ये बता दिया कि यूं आप ऐसे जाइए और वहां जाके ऐसे चला जाइए, ये जयपुर पहुंच जाएंगे ना। तो आपने यदि टारगेट बना लिया, जैसा आप बच्चों ने बनाया है, आपने यदि टारगेट यदि लक्ष्य बना लिया आपने, तो आप सफलता का ये पहला चरण आपका पार हो गया, मतलब आधी सफलता आपने तय कर ली। क्या कर ली? अब हमारे कई बच्चों को तो पता ही नहीं हमें क्या बनना है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं हमें क्या बनना है। तो सबसे पहले आपको देखिए, हर किसी की चॉइस अलग अलग हो सकती है, किसी की इंजीनियर हो सकती है, किसी की सिंगर हो सकती है, किसी की डांसर हो सकती है। देयर आर मेनी सो मेनी ऑप्शंस। किसी को वकील बन सकता है, कोई सीए बन सकता है। नहीं, लेकिन आप जो सोचा है आपने उसके ऊपर आप दृढ़ संकल्प रहिए। आप क्या रहना आपको? दृढ़ संकल्प। ऐसा कोरा दृढ़ संकल्प नहीं है, ठीक है ना। और शिक्षक हमारे कहेगा, हमारे जितने भी बच्चे हैं एक जस्ट एक कोरे कागज की तरह है। आप क्या है? कोरे कागज, ठीक है ना। तो कोरे कागज पे ये आपका निर्माण करते हैं आपके अंदर ये विद्या का दान कर कर अपने विचारों से। जैसे कुम्हार कच्ची जो मिट्टी होती है ना, कच्चा उसे घड़े का निर्माण करता है, उसका वो निर्माण करता है, ठीक है ना टीचर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? टारगेट। तो आपने आधी सफलता प्राप्त कर ली, ठीक है नहीं की। अब सफलता के लिए आपने टारगेट सोच लिया कि मुझे जयपुर जाना है, या मुझे आईएएस बनना है, या डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें तो दूसरा जो सूत्र है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। दूसरा क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना, या पॉजिटिव थॉट्स। तो पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? आपका सकारात्मक दृष्टिकोण या सकारात्मक सोच। जैसा आपने इन्होंने कहा कि मुझे जयपुर जाना है, क्या करना है? जयपुर जाना है। लेकिन माना कि इन्होंने सोच लिया कि रास्ते में क्या पता मेरी गाड़ी पंचर हो जाए, है ना, क्या पता आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, नहीं। और जैसे इन्होंने सोच लिया, माना कि किसी ने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, फिर दिमाग में थोड़ा सा ये ले आए, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मेरा सिलेक्शन। लेकिन आपको ऐसा सोचना है, आपको ही कैन, ठीक है, ही कैन देन आई कैन देन यू कैन। आई कैन का मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपका जो दूसरा जो सूत्र है क्या है? आपका पॉजिटिव सोच। तो आपको दिमाग में ऐसे कहीं भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, या मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊं, या कुछ ऐसे नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स है, हम जो सोचते हैं हमारा माइंड उस हिसाब से काम करता है, ठीक है। और तीसरा सूत्र, अब आपने जयपुर जाना है, डॉक्टर बनना है कि नहीं बनना, पॉजिटिव सोच ली आपने, सोच ली, ठीक है। लेकिन आप ऐसे बैठे बैठा सोच रहे हैं, जैसे मैं आज इस कुर्सी पे बैठ गया, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है? जयपुर। और सकारात्मक बड़ी अच्छी सोच है मेरी कि कहीं मेरा एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब तक मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा और आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा, तो क्या मैं पहुंच सकता हूँ जयपुर? है ना। आपने डॉक्टर बनने के लिए सोच लिया, लेकिन आपने किताबें आपके पास में रखी है, लेकिन आपने हाथ ही नहीं लगाया, तो बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो आपका तीसरा जो सूत्र है वो है आपकी मेहनत। क्या है? तो जयपुर जाने के लिए आपको चलना होगा। जयपुर जाने के लिए क्या होगा? आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ना होगा। क्या होगा? पढ़ना होगा। लेकिन सवाल यह है कि आप पढ़े कैसे? मैं आपसे कहूंगा कि आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको रोजाना 10-12 घंटे पढ़ना होगा। कितना पढ़ना होगा? 10-12 घंटे। तो अब अभी मैं आपसे बोलता कि आप आज घर जाइए। कहाँ जाइए? घर। और घर जाकर आप आज से 10 घंटे पढ़ना चालू कर दीजिए। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। आप 10 घंटे पहले दिन से नहीं पढ़ सकते। आप 10 घंटे 10-12 घंटे आप नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा, जिसको हम बोलते हैं 1% फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? 1%। 1% आप रोजाना उसमें ऐड करते जाएंगे। आपने पहले दिन आधा पेज पढ़ा, आपने क्या पढ़ा? आधा पेज। दूसरे दिन क्या पढ़ा? पूरा पेज। यदि आपने पहले दिन आप आधा घंटे तो पढ़ सकते हैं ना? नहीं पढ़ सकते आधा घंटा। दूसरे दिन आपको पौने घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है। महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? 30 दिन। फिर आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, ऐसा हम क्या करते हैं बच्चे? हम क्या करते हैं? जैसे ही एग्जाम आई 5-7 दिन पहले प्रिपरेशन लीव आई, फिर हम 10 घंटे पढ़ने की सोचते हैं। तो हमारा माइंड उस डायरेक्शन में हमारा माइंड नहीं जाएगा। माइंड को आपने प्रैक्टिस ही नहीं कराई, वो 10 घंटे कैसे चलेगा? आप बना कि आपको यहाँ से लेकर 400 मीटर की दौड़ दौड़नी है, और अब मैं आपसे कह दूं कि यहाँ से आपको 10 सेकंड में दौड़नी है, जानी है, तो जा सकते हैं आप? नहीं जा सकते ना। लेकिन आप रोजाना यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ से वहां जाने की, तो कर सकते हैं ना। तो हमारा माइंड भी उस हिसाब से काम करता है। तो आपको आज कमिटमेंट करना होगा। तो आपको 1% को फॉर्मूले को अपनाते हुए मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जो प्राप्त करना चाहते हैं लाइफ के अंदर वो आपको मिलेगा। तो आपको उसके लिए क्या करनी होगी? मेहनत। यदि आप में से कोई ऑलरेडी 10 घंटे पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कोई नहीं पढ़ रहा है तो आज से आप उसके अंदर ऐड करते चले जाए। और लास्ट एंड फाइनल जो फॉर्मूला है वो है आपकी धैर्य। क्या है? धैर्य का मतलब क्या है? धैर्य, हिम्मत। कई बार क्या होता है कि किसी कारण बस हमारे नंबर कम आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कम आ जाते हैं, तो हम टेंशन में आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मेरे उस दोस्त के ज्यादा नंबर आ गए, मेरे कम कैसे आए, है ना। तो हम क्या करते हैं? टेंशन करते हैं। तो टेंशन
टेंशन या स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस है हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करेगा। क्या करेगा? जो हमारा जो माइंड है फिर नेगेटिव थॉट, नेगेटिव का मतलब नकारात्मक सोच, उस दिशा में काम करेगा। फिर हम जो भी पढ़ेंगे वो भी हमें याद नहीं होगा। नहीं, तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में सोच सकता है। जब आपको माना कि आपके नंबर इनसे कम आए तो आपको ये सोचना है सी कैन देन आई कैन। जब वो 90% ला सकती है, जब वो 90% ला सकता है तो मेरे भी इतने आ सकते हैं। नहीं, और आप यदि ज्वेलिसी की भावना रखेंगे उसको 90% कैसे आ गए, मेरे 60 ही आए, तो आपके 60 से किस पे आ जाएंगे? आप 40 पे आ सकते हैं। किस पे आ सकते हैं? 40 पे। यदि आपके नंबर कम आ गए तो आपके ज्यादा भी आएंगे, ज्यादा भी आपके आ सकते हैं। तो आपको यदि कम नंबर आ जाए तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो आपको 4 मैंने सूत्र बताए। पहला, आप बताइए पहला क्या था? हाँ, पहला वेरी गुड। तीसरा, दूसरा देखिए, इसका मतलब आप मेरे को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब हाँ जी आप बताइए दूसरा, पीछे से आप, काली जैकेट। हाँ, दूसरा क्या सोच? पॉजिटिव सोच, है ना, सकारात्मक सोच। वेरी गुड, तालियां बजाइए उसके लिए। अब तीसरा आप बताइए। वेरी गुड, फिर इसके लिए ताली बजाइए। आप बताइए। धैर्य, हिम्मत, ठीक है ना? तो आप नंबर कम आएंगे तो घबराएंगे नहीं ना। तो ऐसे ही हमारे क्या है कि बैठ जाइए। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा, आपको कुछ। सबसे पहले मैं मेरा उदाहरण देना चाहूंगा। तो मेरा आपको पहले मेरा इंट्रोडक्शन आपको मैंने दे दिया था। तो टीचर आपकी जिंदगी में क्या कर सकते हैं, मेरे साथ टीचर ने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। जब मैं 7th 8th क्लास के अंदर था, टीचर हर बच्चे से प्यार करते हैं, हर बच्चे से। कभी आप दिमाग में ऐसे, जैसे कमजोर बच्चा है तो उसको प्यार से, प्रेम से उसको समझाते हैं। कभी उसको डांट दिया तो उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे टीचर ने ऐसे डांट दिया। तो हमारे ऐसे मुझे अच्छे ढंग से याद है। और जब मैं गांव में जाता हूँ तो उनसे मैं मिलता भी हूँ, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। उनको बड़ा, जैसे माना कि जब मेरी डेथ होगी, जब मेरी मृत्यु होगी, जब मेरे मरने के समय हो सकता है मुझे 10 लोग याद करें, 20 लोग याद करें, लेकिन टीचर ही एक अकेला इंसान है इस दुनिया के अंदर, केवल अकेला, जो उनकी मृत्यु के बाद इस दुनिया के अंदर उनको लाखों करोड़ों लोग उनको याद करते हैं। हो जाए ताली टीचर के लिए। टीचर जब बनता है, वो टीचर जब जिस दिन बनता है उनकी मेहनत से कितने ही लोग इस दुनिया के अंदर, जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी, उनमें रोल किसका है? टीचर का। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, लेकिन वो किसकी वजह से बनते हैं? टीचर की वजह से। उसके सबके पीछे कौन है? टीचर, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षक, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुरुजी बोलते हैं। ऐसे मुझे अच्छे ढंग से याद है। वो 89 की बात है, 89, जब मैं 91 में मैंने 10th पास की। तो जब मैं 8th क्लास के अंदर था तो हमारे जो गुरुजी थे, हमारे परम आदरणीय श्री द्वारका प्रसाद अवस्थी जी थे, तो उन्होंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा बैक में जाना चाहूंगा। जब मैं 4 साल का था तो मेरी माँ है जो स्वर्गवास धार गई थी, और मेरे पिताजी, आप ऐसे कई बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई मैं क्या करूं, मेरे तो पिताजी मजदूरी करते हैं, मेरे पिताजी किसानी करते हैं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं, मैं कैसे पढ़ूं। तो मेरे पिताजी क्या मजदूरी करते थे, क्या करते थे? मजदूरी। तो आप देखिए, मजदूर आदमी कितना कमा सकता है, पैसा कितना कमा सकता है भाई। मजदूरी तो मजदूरी होती है ना, महीने में 10 दिन मिल जाए, 20 दिन मिल जाए, 5। लेकिन मैंने कभी भी अपने पिताजी से शिकायत नहीं की, कभी भी। कई बार हम में से क्या करते हैं बच्चे, मेरे पापा आप मुझे नए कपड़े नहीं दिला रहे, आप ये नहीं दिला रहे, उसके पास पैसा फोन है, मेरे पास वो फोन है। कभी भी पेरेंट्स से आप शिकायत मत करिए। सबसे बड़ी बात है, आपको पेरेंट्स ने इस दुनिया के अंदर लाए। आप कितने अच्छे, बहुत सारे बच्चे इस दुनिया के अंदर है जिनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। आप पढ़ तो रहे ना कम से कम, और इतने टैलेंटेड आप टीचर से पढ़ रहे हैं आप। तो मुझे उन्होंने, जब मैं 4 साल का था तब मेरी माँ गुजर गई, तो मैंने 3री क्लास से लेकर 10वीं तक मैंने सिलाई का काम किया। किसका काम किया है? क्यों किया? क्योंकि मैं गरीबी में पैदा हुआ। किस में हुआ? क्योंकि मैं भी अपने पिताजी को कह सकता था ना कि अब लाइए आप मुझे पैसे, मैं कुछ नहीं जानता, कहते ना कई लोग नहीं। और अभी आप मेरे जो हाथ देख रहे हैं ना, ये हाथ, ये अभी तो क्या काफी दिन हो गए ना, तो गर्मियों की छुट्टी के अंदर हमारा जो पहाड़ था, 5 किलो का झूमर, जिसको अपन बोलते हैं हैमर बोलते हैं, उससे मैं हथौड़े से पहाड़ में पत्थर भी फोड़ा करता था। आप मैं नहीं करा, आप कभी भी मेरे गांव में जा सकते हैं, मेरी लाइफ के बारे में एक एक शब्द मेरा मतलब सच है, वो उसके अंदर 1% भी इसके अंदर झूठ नहीं है। नहीं, गर्मियों की छुट्टी के अंदर मैं बकरी भी मैंने चढ़ाई है, वहां की खेतों की मैंने रखवाली भी की है। तो कहने वाला आप में यदि कोई सोचता है कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, किसमें? तो ये आपका बहाना है। क्या है? इसको हम अंग्रेजी में बायनाटिस बोलते हैं। यदि कोई कहता है कि मैं गरीबी में पैदा हुआ, मैं ऐसे पैदा हुआ, मेरे को माहौल सही नहीं मिल रहा इसलिए मैं नहीं पढ़ पाया, ठीक है ना, तो मेरे से ज्यादा गरीब तो शायद होंगे भी नहीं। मेरे तो टूटा फूटा घर था। तो मैं गरीबी ये कि मुझे मजदूरी करनी पड़ी, है ना, सिलाई का काम करना पड़ा, ठीक है ना।
तो मैंने वहां पर किया तो हमारे द्वारका प्रसाद अवस्थी जी ने ये बोला कि बेटा आप बहुत गरीब हो, यदि आपको आगे पढ़ना है, आपको आगे पढ़ना है तो आप 11th में जाके क्या लेना, साइंस मैथ लेना। क्या लेना? साइंस मैथ लेना, और बच्चों को पढ़ाना और खुद पढ़ना, जिससे कि आपको कुछ उससे पैसे मिले। तो मेरी जब पढ़ाने की आदत, जब मैं 10th में था तो 9th वालों को पढ़ाता था, 8th वालों को, लेकिन उनसे मैं उस समय पैसे नहीं लेता था, क्योंकि पढ़ाने की मेरी हॉबी है। हॉबी का मतलब क्या है? रुचि। 12th में था तो 11th वालों को पढ़ाता था, और मेरे हमेशा क्लास के अंदर हमेशा ये काम करने के बावजूद भी मेरे 98, 99 से कम नंबर कभी नहीं आए। मैं क्लास के अंदर हमेशा फर्स्ट या सेकंड तक आया। मुझे अच्छे ढंग से याद है, एक बार मेरे 8th क्लास के अंदर 50 नंबर में से मेरे 49.5 नंबर आए। कितना आए? 49.5। 50 में 50 ना, ठीक है। लेकिन मैंने सर से कहा, मैंने सर मेरा आधा नंबर कहाँ कटा, वो बताइए आप मुझे, मेरा आधा नंबर कहाँ कटा। तो सर ने बताया कि आपका आधा नंबर यहाँ कटा है। ठीक है। तो उन्होंने बताया कि आपको साइंस मैथ लेना है। क्या लेना है? साइंस मैथ। तो आगे जाके आप जब कॉलेज में चले जाएंगे, क्या आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपका खर्चा तो पिताजी उठा नहीं पाएंगे, तो आप बच्चों को पढ़ाना, वहां से आप पैसे लेना और खुद की आप पढ़ाई करना। ठीक है। तो बाद में अब मैं 9th में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 9th में। अब 9th में संस्कृत का सब्जेक्ट आया उस समय, और ये हमारे गुरुजी को पता है, उस समय 9th और 10th के अंदर जो कोर्स आता था 10th के अंदर, वो 9th और 10th का मिला के आता था। हाँ जी सर, सही बोल रहा हूँ सर? दोनों का मिक्स आता था, 60-40% है ना। तो उसके अंदर जो 10th के अंदर 9th और 10th का दोनों को मिलाकर जो सोशल स्टडी के अंदर 76 लेसन हो गए। कितने हो गए? 2 किताबें बन गई इतनी। तो और 9th में एक नया सब्जेक्ट भी आया, संस्कृत। हमने जो लैंग्वेज ली थी, थर्ड लैंग्वेज कौन सी ली थी? कभी पढ़ी नहीं संस्कृत। तो 50 में से रियल है, यदि किसी को विश्वास नहीं हो तो मेरी मार्कशीट पे आप देख सकते हैं। तो 10th उसमें 9th के अंदर मेरे 50 में से 17 नंबर आए। कितना आए? तो पास ही हुआ इसका मतलब 50 में 17 कितने हो गए? 33% हो गए ना, 33-34 जो भी है। तो इसका मतलब हो सकता है गुरुजी ने मुझे जानबूझ के पास किया हो। तो गुरुजी ने मुझे क्या किया हो? जानबूझ के, थोड़ा सा पानी, तो मुझे जानबूझ के पास किया हो। लेकिन हमारे जो गुरुजी ने, हमारे जो द्वारका प्रसाद जो अवस्थी थे, गुरुजी थे, उन्होंने क्या बोला था कि आपको 11th में क्या लेना है? साइंस मैथ लेनी है। अभी देखिए मेरे 17 नंबर आए 50 में से, तो इसका मतलब मेरी अच्छी परसेंटेज नहीं बन पाएगी, और जो सब अच्छी परसेंटेज बनती थी उन्हीं को साइंस मैथ मिलता था। ठीक है ना। 3rd डिवीजन वाले वगैरह को नहीं मिलता था। ठीक है ना। तो मेरे दिमाग में एकदम माइंड में, और हमारे जो वहाँ सरकारी में जितने भी टीचर होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, प्यार से फ्रेंड्स से पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा एक दुर्भाग्य रहा कि उस समय सर को भी पता है, उस समय स्कूलों में स्टाफ की बहुत बड़ी कमी रहती थी, और आजकल तो गवर्नमेंट ने जगह जगह थैंक यू। ठीक है। तो मेरा दिमाग एकदम खराब हो गया मेरा, है ना। तो मैंने एक पॉजिटिव सोचा, मैंने यदि मैं हताश हो जाता, उस समय निराश हो जाता कि 17 नंबर, अब क्या होगा मेरा? 10th के अंदर हो सकता है मैं फेल हो जाऊं संस्कृत के अंदर, फिर मेरा इंजीनियर बनने का मेरा सपना कैसे पूरा होगा? नहीं, 11th में ले नहीं पाऊंगा। और संस्कृत के बाद टीचर भी नहीं थे। क्या है? टीचर होते नहीं, कई बार सब्जेक्ट के, कई बार फिजिक्स के भी नहीं होते, केमिस्ट्री के भी होते। तो आप देखिए कि मैं आपके सामने बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की संस्कृत के अंदर, इतनी मेहनत की कि 10th के अंदर मेरे 50 में से 49 नंबर आ गए। हो जाए तो फिर तो 10th के अंदर तो कहने वाला आई कैन देन यू कैन। हमारे गांव में कोई पहले थे, तो उन्होंने उनकी सबसे ज्यादा जो परसेंटेज थी वो हमारे गांव के अंदर, छोटा सा गांव है जोल, टोडावीन तहसील में, तो उनके 73 नंबर थे, जो कि आज वो डॉक्टर हैं। नहीं, तो मेरा उनका रिकॉर्ड मैंने तोड़ा हुआ, मेरी 80% बने। कितने बने? 80% बने। अब जो रिकॉर्ड तोड़ा 81 का, 81 के बाद एक लड़के के किसी के बने 81, और उस रिकॉर्ड को तोड़ा। अभी वो रिकॉर्ड हमारे परिवार के पास ही है। वो रिकॉर्ड कैसे? मेरे 2 बेटियां हैं, 2। तो बड़ी वाली जो बेटी है उसका नाम है रश्मिदीप महावर। क्या है? रश्मिदीप महावर। तो वो पढ़ने में हमेशा ऐसी नहीं थी, पढ़ने में ऐसी हमेशा नहीं थी। 9th के उसके अंदर लगभग 67 नंबर आए थे। नहीं तो कभी मैंने अपने बच्चों को कभी मैंने नहीं डांटा, कोई बात नहीं बेटा, कम आगे तो क्या हुआ, आगे अच्छा जाएंगे। तो 10th में उसके 94% आए। कितना आए? 94। कहां से आए? 67 से, है ना। यदि कोई इस क्लास के अंदर 3rd डिवीजन हुआ है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी कर सकता है वो, कुछ भी। 94% आए, और 11th में उसका आए 98.5% आए। कितना आए? और 12th के अंदर आए, उनको सर को तो पता है, अखबारों में भी आपने दैनिक भास्कर शायद उस समय का आप अखबार निकाल के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसके अंदर उसका फोटो मिल जाएगा, बड़ा सारा फोटो उसके अंदर। और 12th के अंदर उसका है 94%। कितना है? 94%, बिना किसी कोचिंग। आजकल क्या है कि हम जैसे गरीब है, और मेरा दोस्त वो करता है कोचिंग,
वो करता है ट्यूशन, वो करता है ये करता है। नहीं, अब जैसे कई बार क्या होता है कि वो मेरे से जो बच्चे मेरे बोलते हैं पापा मुझे आप पढ़ाइए, आपने बहुत बच्चों को पढ़ाया, मैंने कहा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आपको क्या करना है खुद पढ़ना है आपको। आप सवाल को कई बार क्या होता है कि हम एक सवाल को एक बार किया नहीं हो रहा तो घबरा जाते हैं। मैंने कहा आप खुद यदि ट्राई करेंगे इसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो उनको क्या है कि एक बार एक पन्ना मिल गया मेरा उसमें बॉक्स के अंदर, तो मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के किसी का 100 नंबर है, किसी का 99 नंबर है, और मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, सिंगापुर के अंदर, कोई 50 लाख के पैकेज में काम कर रहा है, कोई 60 के में कर रहा है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे। तो उसने कहा कि पापा आपके देखो पढ़ाए हुए बच्चों के इतने अच्छे नंबर, आप मुझे क्यों नहीं पढ़ाते? लेकिन मैंने उनसे कहा कि बेटा यू कैन, आप ऐसा कर सकती है, आप खुद करिए पहले से। जब आप 1 बार 2 बार ट्राई 3 बार यदि नहीं होगा फिर मैं आपको बताऊंगा। नहीं तो उसने सेल्फ की, मैंने उसको मोटिवेट किया बच्ची को, तो उसके कितना है 94, और वो टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहला स्थान आया उसका। क्या आया? पहला हो जाए उसका। तो उसमें क्या पहला स्थान आया उसका, बिना किसी कोचिंग बिना किसी ट्यूशन के। आज आईआईटी की तैयारी करने की दुनिया की सबसे बेहतरीन पढ़ाई, एक इंसान का एक सपना होता है। आजकल आईआईटी के बिना कोई इंजीनियरिंग होती नहीं है, वहां पर वो बेरोजगार रहते हैं। दुनिया के सबसे लोग 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं कोटा के अंदर, जयपुर के अंदर। मात्र 16.5 साल की उम्र में 12th के साथ ही उसका किसमें सिलेक्शन हो गया? आईआईटी के अंदर, और वो भी बहुत अच्छे नंबर से, आईआईटी बीएचयू के अंदर। हो जाए फिर उसके लिए। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी बच्चा कुछ भी कर सकता है यदि मोटिवेशन मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। मोटिवेशन इज वेरी वेरी पावरफुल टूल विच कैन चेंज द लाइफ ऑफ एनी वन। कहने वाला मोटिवेशन का मतलब क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा से हम किसी की भी जिंदगी हम चेंज कर सकते हैं। और छोटा सा मैं छोटी बच्ची के बारे में बोलना चाहूंगा। तो छोटी बच्ची जब इस बच्ची के बराबर थी, छोटी सी, तो हम उसको A फॉर एप्पल है ना, या जो भी है कैसे कमल, उसको बताते थे तो 10 15 20 बार में वो लिख नहीं पाती थी। मतलब पढ़ने के अंदर इतनी कमजोर, पढ़ने के अंदर कमजोरी कहेंगे उसको। हम बोल रहे कि बेटा कैसे कमल लिख, नहीं लिख रही हो, लेकिन हमने धैर्य रखा। किसने रखा? आजकल माँ बाप के पास में धैर्य नहीं है ना। कई बार बहुत सारे हो सकता है कुछ टीचर के पास भी धैर्य नहीं है कि बच्चा पढ़ता ही नहीं है। हमने धैर्य रखा, फिर वो आगे चलती गई। तो वहाँ स्कूल के अंदर मुझे एक पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझे बुला लिया गया वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरे को टीचर ने मुझे डांट दिया कि आप कैसे पिताजी हो, आप कैसे पापा हो, आप अपनी बच्ची पे ध्यान नहीं देते हैं। किस पे? बच्ची पे। आप इसको पढ़ाते नहीं हो, ये आपके लड़की है इसलिए आप ध्यान नहीं देते हो। मेरे 2 बेटियां हैं। कितनी है? 2 बेटियां। वही मेरे बेटे हैं, वही मेरी बेटियां। फिर बारी मेरी थी। पहले टीचर ने मुझे डांटा, अब बारी किसकी थी? मेरी थी। तो मैं भी टीचर को मैंने भी डांटना चालू कर दिया। ठीक है ना? किसको? टीचर को। तो हमारा जो टीचर का जो कर्तव्य, मैंने उन टीचर से बोला उनसे कि परम आदरणीय जो भी है कि आप इस बच्ची में आप गलत डायरेक्शन दे रहे हो उसको। आप उसको एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ने में कमजोर है। माने किसी का 10 में से 4 नंबर आए, 3 नंबर आए, तो हम उससे बोले कि कोई बात नहीं बेटा, आपके 4 नंबर आए, आप अगली बार आपके 6 नंबर आ सकते हैं, 5 नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है ना? तो मैंने उस टीचर को बोला। फिर घर में आप धीरे 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 करते करते उसका चेंज होता गया। आज वही बच्ची 6ठी 7वीं से 99 98 90 98 से कम ही नहीं आते उसका, 98% उसके कम नहीं आते। तो कहना हमारे मोटिवेशन है कि नहीं? कर सकते हैं ना ऐसा? तो कहना आप में से कोई भी जो बच्चा है यदि उसके कम नंबर आते हैं तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे एक दोस्त है जो 12th के अंदर सर समय की तो वो नहीं है ना करो ना आप तो। हाँ, तो ऐसा मेरा जो दोस्त है वो 12th के अंदर फेल हो गया। वो किसके अंदर? 12th के अंदर, जो कि आज बहुत बड़ी कंपनी के अंदर बहुत बड़े इंजीनियर है। आप कहेंगे कि 12th के अंदर फेल होगा तो इंजीनियर कैसे बन सकता है? ठीक है ना? लेकिन हम जैसा ही कोई पागल, हम तो पागल अपने आप को एक पागल मानते हैं। ठीक है ना? हमारा काम है कहना। ठीक है ना? हमारा जैसे बोतल है, ये बोतल है आपकी, उसके अंदर आपने क्या किया? ढक्कन को खोला, तभी तो आप पानी भर सकते हैं ना। यदि आपने इस समय आपने माइंड का यदि आपने ढक्कन खोल रखा है, उसके अंदर चीजें जा रही हैं। ठीक है ना? खोल रखा है सबने? नहीं? और आपको ऐसा लगे कि सर तो गलत बात बोल गए, तो पानी को हम गिलास को बोतल को उल्टा कर दें तो पानी बाहर आ जाएगा ना। यदि मेरी कही हुई बात है माना कि आपको अच्छी नहीं लगे तो आप बोतल को क्या कर सकते हैं? उल्टा आप कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? तो ऐसे मेरा जैसा कोई पागल आदमी मिल गया उनको, और उस बच्चे को क्या किया कि कोई बात नहीं बेटा, आपकी बार आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इससे? आप अब की बार इतनी मेहनत करिए, आप अब की बार, और 12th भी पास करिए और पीईटी के अंदर भी आप सिलेक्शन हुई है। हम सर को पता है,
उस समय 94 के दौर में हमारे राजस्थान के अंदर 650 सीटें हुआ करती थी। कितने होती थी? 650। और आजकल मोर देन 60,000 है। आजकल तो हर घर के अंदर इंजीनियर मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं मिलते हैं ना सब जगह। हर किसी से पूछेगा मेरा बेटा इंजीनियर कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है, मेरा इंजीनियर कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो देखिए उस लड़के के 12th के अंदर कितने परसेंटेज बने? 78%। कितने बने? कहा तो क्या हो गया? फेल हो गया। उसी साल उसका पीटी में सिलेक्शन हुआ। किसके अंदर? पीटी में। और वो जब सवाल ये उठता है कि ही कैन देन आई कैन देन यू कैन। ऐसे मेरे एक दोस्त है जो 10th और 12th में मुझे उन्होंने मार्कशीट दिखाई 10th में और 12th की। उन्होंने 5 बार में पास किया उसको। किसमें कहा पास किया? आजकल कोई 5 बार में पास करे तो क्या होगा उसका? टीचर भी उसको डांटना चालू कर देंगे, घर वाले भी चालू कर देंगे डांटना। करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं। लेकिन यदि हमारा ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो उसके जो 3 दोस्त थे उन्होंने कहा कि अपन कोचिंग करने चलते हैं जयपुर। कहाँ चलते हैं? कोचिंग। तो उनके घर वालों ने बोल दिया भाई ऐसा है तू बहुत पढ़ लिया, तेरे को क्या करना है? कपड़े की दुकान पे आपको बैठना है। क्या करना है? कपड़ों की। ठीक है, अब अपना बिजनेस है कपड़े का तो अपन इसी को संभालेंगे। तो उसके 3 दोस्तों ने कहा कि अपन कहाँ चलते हैं? जयपुर में कोचिंग करने के लिए। तो उन्होंने उसके कहा यार मैं तो भाई मेरे घर वाले बोल रहे हैं कपड़े की दुकान पे बैठने के लिए। किस पे? तो उन्होंने उनके पिताजी से बात की तो उन्होंने वहां भेज दिया उनको पढ़ने के लिए। और घर वालों ने सोच लिया चलो इसको 1 साल और चांस दे देते हैं। क्या दे देते हैं? चांस दे देते हैं। तो जब वो जयपुर में पढ़ने के लिए गया, जैसे 4 कोने है ना आपके, 4 कोने ये, तो मेरे को खुद वो बताते हैं कि इस कोने पे एक लड़का पढ़ रहा है, इस कोने पे एक पढ़ रहा है, इस कोने एक पढ़ रहा है। और ये जो आज जो हमारे हर जेब के अंदर जादूगर है, घर हर जेब में है ना जादूगर, कौन है? मोबाइल है कि नहीं? तो उस समय ये जादूगर भी नहीं था उस समय जिसमें जादू देखा जा सके। तो उसने देखा, वो मेरे को बोलते हैं कि मैंने देखा कि ये बच्चा पढ़ रहा है, मेरा दोस्त ये वाला पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा है। अब टाइम पास करने के लिए क्या करें, है ना? उनके घर में वहां तो टीवी वगैरह तो थी नहीं या मोबाइल वगैरह भी नहीं थी। तो उसने कहा कि मतलब उसने देखा कि ये पढ़ रहा है, तो फिर उन्होंने देखा कि अब फिर उन्होंने एक दिन एक पन्ना पढ़ना चालू किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए। और वो पहले चांस के अंदर 94 के अंदर किसमें सिलेक्शन हुआ? पीटी के अंदर। उस समय पीटी में सिलेक्शन होना एक सपना हुआ करता था लोगों का। क्या होता था? मेरा एक दोस्त था जिसने महाराजा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। किसमें? फर्स्ट ईयर में उसने पीटी की एग्जाम दी, सेकेंड ईयर में दी और थर्ड ईयर में दी। इधर उसकी बीएससी होगी तो थर्ड ईयर में उसका पीटी का सिलेक्शन हुआ था। अब आप मान सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि उस समय पीटी कितना हार्ड हुआ करती थी। वो क्या पीटी सिलेक्शन हो गए और पहले चांस में ही उनका बीएसएनएल में सिलेक्शन हो गया। किसमें? बीएसएनएल का सिलेक्शन। पर बाद में जब नेक्स्ट प्रमोशन जो हुआ उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। तो कहने का आज वो बीएसएनएल के अंदर हमारे बहुत बड़े क्या है? अधिकारी। तो कहने का मतलब अब मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूं, मैं आई कैन। आपको क्या बोलना है? आई कैन नहीं बोलना है आपको। आई कैन, ही कैन, दे कैन। आपको क्या बोलना है? वी कैन। तो मैं बोल रहा हूं आई कैन, वी कैन, दे कैन, वी कैन। सब लोग है ना, अकेले को बोलना है तो आई कैन बोलना है, ठीक है ना? ही कैन देन वी कैन, आई कैन। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो हरियाणा के अंदर आपने नाम सुना होगा एक छोटे से गांव की जिसका नाम था अनु कुमारी। नाम सुना है? नहीं सुना? हाँ। तो ये क्या कि अखबार वगैरह, मैं भी अखबार में ही पढ़ता हूँ, ये अखबार आप पढ़ा करो, अच्छी चीजें उसके अंदर पढ़ा करो। तो अनु जो कुमारी थी वो उसने गांव में पढ़ के बाद में उसकी नौकरी लग गई 20 लाख रुपए की। कहा? मुंबई के अंदर। कहा है? मुंबई। शादी हो गई उसकी, एक बेटा, उसके बेटा हो गया, ठीक है ना? तो उसने देखा कि 20 लाख रुपए मिल रहे हैं उसको। क्या मिल रहे हैं? 20 लाख रुपए, 1 साल के 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है ना। तो उसने देखा कि मुझे मजा नहीं आ रहा नौकरी करने के अंदर। क्या है? मुझे मजा नहीं आ रहा। तो उसने सोचा मुझे क्या बनना है? आईएएस। क्या बनना है? तो नौकरी छोड़कर अपनी मौसी के गांव चली गई। वो कहाँ चली गई? मौसी के वहां, ठीक है ना? और अपने बेटे को कहाँ छोड़ दिया उसने? माँ के पास। और वहां भैंस के तबेले में, गांव में तो क्या करते हैं अपन सब लोग, गाय भैंस पालते हैं कि नहीं पालते? और बिना किसी कोचिंग, बिना किसी ट्यूशन के, बिना उसके किसके फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्या बन गई? आईएएस टॉपर। क्या बन गई? आईएएस टॉपर। तो वो ऐसा कर सकते हैं तो अपन कर सकते हैं ना। ऐसे ही एक जगह मैं ये कहता हूँ कि कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य आपकी जिंदगी को बदल सकता है। वो कोई भी छोटा सा शब्द, कोई भी छोटा सा। तो ऐसे ही क्या है कि एक बार एक बेटी, छोटी सी बेटी 9 साल की, और उसकी माँ बस के अंदर सफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? बस के अंदर। तो वहां पर ये कोई गुंडा प्रवृत्ति का कोई आदमी था, कोई भी, तो उसकी माँ के साथ छेड़खानी कर रहा था वो, ठीक है ना?
तो उसने बच्ची ने टोका उसको, उसकी माँ ने टोका, तो उस आदमी ने उस बच्ची से बोला तू कौन सी डीएसपी है? क्या बोला उससे? डीएसपी किससे बनते हैं? जब आईएएस के हम एग्जाम देते हैं उसके अंदर क्या लेते हैं? फिर आईपीएस लेते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। तो उसने अपनी माँ से पूछा, बाद में उसने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी ये डीएसपी क्या होता है ना? उसकी माँ ने कहा कि बेटा ये आईएएस के एग्जाम देते हैं, जब क्या लेते हैं आईपीएस लेते हैं। तो उस बेटी ने वहां कमिटमेंट किया, आई वॉन्ट टू बिकम आईपीएस ऑफिसर, मैं भी आईपीएस ऑफिसर। उसने कमिटमेंट किया और वो आईपीएस ऑफिसर बन गई। छोटा क्षण चेंज कर दिया ना उसका। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर, जब गांव के अंदर हम रहते हैं, जब गवर्नमेंट की कोई भी रोड आता है, कोई प्लान होते हैं, तो हमारी किसानों की जमीन लेते हैं कि नहीं लेते हैं ना? तो वहां पर एक बच्ची देखती है 9 साल की कि उसके पापा रोज जा रहे हैं ऑफिस। कहाँ जा रहे हैं? रोज चक्कर खा रहे हैं सरकारी कार्यालय के अंदर। क्या खा रहे हैं? चक्कर। तो बच्ची, छोटी सी बच्ची 9 साल की, इनके बराबर पूछती है कि पापा आप रोज कहाँ जाते हैं आप? ध्यान से सुनना इन चीजों को, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हर ईश्वर ने बराबर का माइंड दिया सबको बराबर का, एकदम लेवल। लेकिन कई लोग उस माइंड को जागृत नहीं कर पाते और कई लोग उसको बच्ची छोटी सी, कितने साल की? 9 साल। पापा से पूछते हैं कि पापा आप कहाँ जाते हैं? उसने कहा कलेक्टर ऑफिस। क्यों जाते हैं आप कलेक्टर ऑफिस? कि बेटा अपनी जो बांध बनाने के अंदर ये जो जमीन ली है गवर्नमेंट ने, उसमें मुआवजा मिलेगा, अपन को पैसा मिलेगा, वो पैसा मिलेगा तो पर उससे अपन कहीं दूसरी जगह जमीन लेंगे। तो उसने कहा कि कलेक्टर क्या करता है? उसने जब उसके पिताजी ने कहा कि जो जमीन जो मुआवजा वो कलेक्टर ही देता है, वो फाइल को पास कौन करता है? कलेक्टर। तो छोटी सी बच्ची ने क्या कह दिया? छोटी सी बच्ची 9 साल की अबोध बालक में उसने बोल दिया, क्या बोल दिया? कि पापा मैं भी क्या बनूंगी? कलेक्टर। क्या बनूंगी? कलेक्टर। अभी वो कलेक्टर है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश के अंदर। वो कहाँ है? तो वो ऐसा कर सकती है। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर एक गांव था, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ना, मैं पूरी स्टोरी सुना सकता हूं उनको, लेकिन क्या है कि मैं एक ही स्टोरी सुनाऊंगा पूरा, उसने परिवार वगैरह सबके बारे में आपको बताऊंगा, तो हो सकता है मैं 1-2 स्टोरी आपको बता सकूं, इसलिए सबको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ऐसे महाराष्ट्र के अंदर वहां कोई बांध का निर्माण हुआ। क्या हुआ? हमारे गांव के अंदर मेरे जो दादाजी वो बुनाई का काम करते थे। किसका काम करते थे? बुनाई का। तो मैं भी उनका हाथ बटा देता था कभी कभी, लेकिन जब एग्जाम के टाइम में मैं पढ़ता था तो मेरे जो दादाजी क्या बोलते थे, देख काम तो कर नहीं रहा और ये बनेगा बामरवास का पटवारी। किसका बनेगा? तो पटवारी को बड़ी ऊंची चीज मानते हैं। तो वहां पर एक लड़का पटवारी की तैयारी कर रहा होता है। किसकी तैयारी? पटवारी की। तो वो जब बांध का उद्घाटन हुआ तो वहां पर सारी पब्लिक उस कलेक्टर को देखने के लिए जा रही है। किसको जा रही है? कलेक्टर को। तो वहां तो पटवारी को ऊंचा मानते हैं। किसको? पटवारी को ही। तो बाद में वो देख रहे कि पूरा रेला उधर कहाँ जा रहे हैं, और एक बड़े साहब आए, कलेक्टर आए, उसको देखने जा रहे हैं। अच्छा कलेक्टर बड़ा होता है कि मैं तो पटवारी की तैयारी कर रहा था, है ना? तो उसने वहां कमिटमेंट किया कि मैं भी कलेक्टर बनूंगा, जिससे कि आने वाले टाइम में लोग मुझे भी देखना है। और वो लड़का क्या बन गया? कलेक्टर बन गया। ठीक है ना? ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर एक लड़का इतना गरीब हो सकता है कि आप उतने गरीब ना हो। एक लड़का अपनी माँ के साथ गली गली मोहल्ले उसकी माँ चूड़ियां बेचने जाती है। क्या जाती है? चूड़ियां। तो बच्चा हर गली के अंदर आवाज लगाता है कि चूड़ियां ले लो, ऐसा आवाज लगाता है। क्या लगाता है? और बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, आप दूसरों का भला कर सकते हैं। आप लोगों के कलेक्टर एक इतनी बड़ी पोस्ट होती है, जो भी सरकार की जो स्कीम होती है उनका पैसा वो नीचे तक पहुंचा सकता है। वो लड़का क्या बन गया? कलेक्टर बन गया। ऐसे ही मुंबई में एक धारावी बस्ती है मुंबई के अंदर। तो वहां पर एक औरत रहती है, वहाँ धारावी बस्ती नाम सुना है किसी ने? वहाँ एक झोपड़पट्टी बस्ती है मुंबई के अंदर। तो वहां पर एक औरत, उसका पति की डेथ हो जाती है। जब उसकी गर्भावस्था में 3 महीने का एक बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है, तो वहां पर क्या है कि बीमारियां होती है कच्ची बस्ती के अंदर, जो भी है कई बार लोग परेशान करते हैं। तो वो जब जैसे धीरे धीरे वो बड़ी होती गई, बेटी बड़ी होती गई, तो उसकी माँ ने सोचा काश मेरे 2 संतानें होती। तो एक तो जो गुंडे मवाली जो है इनको वो सबक सिखाता, उसको मैं पुलिस ऑफिसर बनाती। क्या बनाती? पुलिस। और यहाँ पर इतने लोग बीमार होते हैं, मैं उसको एक को क्या बनाती? डॉक्टर बनाती, जिससे कि वो उनका इलाज कर सके। बच्ची एक टारगेट 2। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बताइए बैठ के। क्या एक आदमी ऐसा कर सकता है? कौन बताएगा? डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर का कौन बताएगा? आप में से कोई नहीं बता रहा। चलो कोई बात नहीं। तो कहने बोले दिस इज द पॉसिबल। ठीक है ना? तो बच्ची ने कहा कि
डोंट वरी अबाउट इट मम्मी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपके दोनों सपने मैं पूरा करूंगी। दोनों? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ना? तो पहले वो बच्ची डॉक्टर बनी, क्या बनी? डॉक्टर। फिर बाद में डॉक्टर बनने के बाद में उसने किसका एग्जाम दिया? आईएएस का। और फिर क्या पसंद किया उसने? आईपीएस। तो दिस इज द पॉसिबल, है ना? तो आप भी ऐसा कर सकते हैं जैसे आपने क्या बोला, डॉक्टर, है ना? तो फिर बाद में क्या बनोगे? आईएएस की आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आईएएस क्या है कि डॉक्टर भी क्या होता है कि जस्ट लाइक एक भगवान का रूप होता है, लेकिन उसका एक लिमिट होता है, एरिया क्या होता है उसका, एक लिमिट होता है उसकी, वो सेवा कर सकता है, सोशल सर्विस। और ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि मैं क्या बोलते हैं, मेरी जो कॉलोनी में टॉप के अंदर मैं गरीब बच्चे जो हैं उनको मैं क्या कि मुफ्त में निःशुल्क पढ़ाता हूँ उनको, और जो भी कुछ मेरे से जो बन पड़ता है वो भी मैं उनको देता हूँ। ऐसे मेरे हाथ इस पे हो जाए फिर ऐसे ही जो मेरी जो बेटी है मेरे ही पदचिन्हों पे चल रही है, वो आईआईटी के आसपास जो भी कच्ची बस्तियां हैं उनको वो 3 से 4 घंटे उनको पढ़ाने जाती है संडे सैटरडे को। क्या जाती है? संडे सैटरडे को। तो मैंने कुछ चीजें आपको शेयर की। मुंबई के अंदर ठेले चलाने वाले का बेटा आईएएस बन सकता है, दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले का आईएएस बन सकता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिर से आप बोले आई कैन देन यू कैन, दे कैन देन यू कैन, है ना? ही कैन देन यू कैन। जब ये लोग सब लोग ऐसा करके कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपने सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने देखा है सभी बच्चों ने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। तो कई बार क्या होता है कि बोलने वाला बोल देता है, कई बार का डिस्टर्बेंस ऐसा होता रहता है। तो मैं आप मेरे से यहाँ कमिटमेंट करके जाएंगे, जब कभी मुझे बुलाएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कभी कि आपने ऐसा किया कि नहीं किया। तो आप मन लगा के पढ़े। कोई भी आपकी समस्या हो तो आप अपने जो गुरु जी हैं आप उनसे सलाह लें, मशवरा लें, कोई भी लें। तो नहीं कोई बात नहीं, एक तो मैं सभी इन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया और आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मैं पूरे ऑल इंडिया में मैंने भी कमिटमेंट किया है, मैं पूरे देश भर के अंदर, चाहे दिल्ली के अंदर मैं जाता हूँ, गया हूँ, आगरा है, लखनऊ है, दौसा है, भरतपुर है। मुझे जब भी कोई भी 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब कभी फोन कर देते हैं तो मैं अपने खर्चे पे, किसी से मैं 1 रुपये नहीं लेता, किसी से भी। कई लोग कहते थे कि सर आप किराया भाड़ा ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, मैं कि नहीं, ईश्वर ने मुझे इस लायक बनाया है तो मैं खुद ही इसमें करता हूँ। मैंने बच्चों के लिए मैंने छोटी सी एक बुकलेट तैयार की है। ये इसके अंदर पढ़ाई के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे ये हैं, और लोगों की मेरे बारे में क्या राय है। तो मैं यहाँ आप कुछ कॉपियां मैं देके जा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि इनकी लाइब्रेरी भी रख देंगे, आप उनको समय निकाल कर आप उनको जरूर पढ़ें। और मैं सभी के लिए मैं उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ, आप सभी लोग सफलता के शिखर पर जाएं। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे